मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं यानी 10th स्टैंडर्ड की बात करेंगे। तो बच्चों, आज का विषय है भूगोल यानी ज्योग्राफी। तो बच्चों, स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप टेक्स्ट बुक का फ्रंट पेज देख पा रहे हैं। और बच्चों, आज का पाठ है छठवां पाठ, जनसंख्या भाग 2 यानी पॉपुलेशन पार्ट 2 आज हम सीखने वाले हैं। तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कक्षा 10वीं में भारत और ब्राज़ील का तुलनात्मक अध्ययन पूरे वर्ष भर करने वाले हैं, राइट। तो बच्चों, हम आपको बार बार याद दिलाते हैं, राइट, ध्यान रखिए। तो चलिए, भारत और ब्राज़ील की जो स्थिति है ये अपने दिमाग में हमेशा रखिए कि जहां भारत के बीचों बीच 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा अर्थात कर्क रेखा होकर गुजरती है, वहीं बच्चों देख सकते हैं ब्राज़ील की अगर बात करें तो ब्राज़ील में 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा, राइट, हमेशा अपने दिमाग में रखिए। ये यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा जो कि ब्राज़ील से होकर के गुजर रही है, ये आपको ध्यान रखना है। और हम भारत की बात कर रहे थे तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि जो कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा अर्थात कर्क रेखा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं ब्राज़ील से एक और रेखा होकर गुजरती है और वो है शून्य अंश अक्षांश रेखा अर्थात इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। तो बच्चों, ब्राज़ील के उत्तरी हिस्से से आप देख सकते हैं ये शून्य अंश अर्थात जो इक्वेटर की हम बात कर रहे हैं भूमध्य रेखा कहिए, या बच्चों पृथ्वी चूंकि गोल है तो उस दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे ये 3 डायमेंशन के हिसाब से तो आप उसे विषुवत वृत्त कहते हैं, राइट, ये ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। बच्चों, भारत और ब्राज़ील का तुलनात्मक अध्ययन हम कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए भारत को आप बाईं ओर देख पा रहे हैं, ब्राज़ील को दाहिनी ओर आप जो पॉलिटिकल मैप है उसे देख पा रहे हैं, राइट। तो चलिए बच्चों, इसका आड़ा खड़ा अपने दिमाग में रखिए। आइए हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर भारत की बात करें इंडिया के लेटेस्ट मैप की तो स्क्रीन पर अपडेटेड मैप आप देख पा रहे हैं, राइट। तो स्क्रीन पर ध्यान से देख लीजिए। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं भारत और ब्राज़ील की। तो भारत की जो प्राकृतिक संरचना और अपवाह तंत्र हम बच्चों पढ़ चुके हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत में पर्वतीय क्षेत्र कहाँ है, पठारी क्षेत्र कहाँ है, मैदानी क्षेत्र कहाँ है, राइट। ये और समुद्र के तटवर्ती मैदानी क्षेत्रों की बात करें या बच्चों जिसके आइलैंड हैं जैसे लक्षद्वीप की बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, हम थोड़ा सा रिवाइज करते और आगे बढ़ रहे हैं। तो भारत की जो मुख्य भौगोलिक अगर वितरण के संदर्भ में देखें, जहां आप उत्तर की ओर हिमालय देख पा रहे हैं, यस, और मैदानी क्षेत्र की बात करें तो विस्तृत मैदानी क्षेत्र, इसके साथ तटीय मैदान और जो पेंसुलर एरिया है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये आपको ध्यान रखें। इसके अलावा जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, पढ़ रहे हैं हम आज पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन यानी जनसंख्या पार्ट 2 देखने वाले। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, पिछली बार हमने पढ़ा था। तो बच्चों, किसी भी देश के लिए जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है, राइट, ये ध्यान रखना है। जब हम बात करते हैं जनसंख्या की तो एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में किसी भी देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति हेतु जनसंख्या एवं उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण कारक होती है। चलिए बच्चों, हम ध्यान रखेंगे इसका और आगे थोड़ा सा और रिवाइज करते बढ़ेंगे। बच्चों, पिछली बार अर्थात पार्ट 1 में हमने इसे विस्तार से देखा था। यहाँ पर जो जनसंख्या दिखाई गई है बाईं ओर का मानचित्र 1 बिंदु बराबर 2 लाख। तो बच्चों, भारत की जनसंख्या को ध्यान में इस दृष्टिकोण से रखिए कि जहाँ पर भारत में जनसंख्या आपने पार्ट 1 में देखा कि किस तरह से जो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर डाट्स जो है बहुत घने दिखाई दे रहे हैं, राइट, ये इसकी चर्चा हमने की थी। वहीं पर अगर स्टेट्स की बात करें तो चाहे इधर पंजाब के इन क्षेत्रों की देखें या उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राइट, केरल, इनकी हम चर्चा
पिछली बार हमने किया था। तो ये एक आड़ा खड़ा अपने दिमाग में जरूर रखिए। ये जनसंख्या कहाँ अधिक है और कहाँ पे कम है ये भी ध्यान रखना है। जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहाँ पर जनसंख्या काफ़ी कम है, उस दृष्टिकोण से भी आप ध्यान रखिए। हम जनसंख्या के घनत्व की बात कर रहे हैं। दाहिने ओर जो मानचित्र है घनत्व दिखा रहा है, ये ध्यान रखिए। चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राइट बच्चों, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 में 121 करोड़ थी और जनसंख्या के अनुसार भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, ये ध्यान रखना है बच्चों। इसके अगर बात करें नंबर 1 पर तो वो है चीन। भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.41 यानी 2.41% क्षेत्र है, किंतु विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हिस्सा भारत में है, ये ध्यान रखना है बच्चों। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। चलिए थोड़ी सी ब्राज़ील की भी चर्चा कर लें। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। राइट, ध्यान रखिए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश ब्राज़ील। जनगणना 2010 के अनुसार 19 करोड़, लगभग 19 करोड़ जनसंख्या वाला ब्राज़ील विश्व में 5वें स्थान पर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी यह देश विश्व में 5वें क्रमांक पर यानी 5th रैंक पर है। पृथ्वी के भूभाग पर 5.6% भाग ब्राज़ील द्वारा व्याप्त है। राइट, इसकी चर्चा हम लोग विस्तार से कर चुके हैं। थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों आगे हम विस्तार से देखने वाले हैं। राइट, थोड़ा सा और रिवाइज करें। जैसे विश्व की जो केवल 2.78 यानी 2.78% जनसंख्या ही ब्राज़ील में रहती है, ये जबकि भारत में ये विश्व की 17.5%, तो काफ़ी अंतर है। दोनों ही विकासशील देश हैं, इसलिए इस देश में यानी ब्राज़ील की बात करें, ब्राज़ील में जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम है, यानी 23 व्यक्ति केवल प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर लोग रहते हैं। तो बच्चों आइए हम अब विस्तार से देखने वाले इसे, यानी हम बात करेंगे जनसंख्या की संरचना, यानी जिसे पॉपुलेशन कंपोजिशन, सेक्स रेशियो यानी लिंग अनुपात देखने वाले हैं। तो बच्चों जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिए। जब हम बात करते हैं लिंग अनुपात की, तो भारत में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर जब हम लिंग अनुपात की बात करते हैं बच्चों, पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए ये जो जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं, जनसंख्या की संरचना की बात कर रहे हैं। राइट बच्चों, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब है लिंग अनुपात का मतलब है किसी प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या, यानी प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कितनी है। राइट, तो आपको हम याद दिलाएं बच्चों, भारत में अगर 2011 की जनगणना जो सेंसस है उसका डेटा आपको बताएं तो उसके अनुसार 943 यानी 943 स्त्रियां, यस, यानी 1000 पुरुषों की तुलना में 943। तो बच्चों ध्यान रखिए, इसमें अगर बात करें केरल में, यानी केरल में 1000 यानी 1000 अगर पुरुषों की तुलना में देखा जाए तो महिलाओं की संख्या वहाँ पे अधिक, अर्थात हम बात कर रहे हैं केरला में, जो कि, और अगर कम देखा जाए तो हरियाणा में तो सबसे कम यानी बहुत ही कम। तो प्रदेशों में भी अलग अलग स्थिति है, ये भी ध्यान रखना है। बट भारत की अगर बात करें तो भारत में जो 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 943 2011 के सेंसस के अनुसार। यस बच्चों, लेकिन आइए बच्चों अब जरा हम यहाँ ध्यान से देखते हैं। हम बात करें अगर ब्राज़ील की, तो जरा आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक तरफ सबसे पहले आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो, और यहाँ देखिए ये जो दिया हुआ है, ऊपर देखिए जो दिया है वो ब्राज़ील का दिया हुआ है, ये ध्यान देखिए, और नीचे जो दिया हुआ है वो भारत का दिया है। राइट, बाईं ओर आप जो देख पा रहे हैं बच्चों, ये लिंग अनुपात देख पा रहे हैं। यहाँ पर जैसे 900, 920, 940। राइट, तो यहाँ पर जो दिया हुआ नीचे दिया है ईयर यानी वर्ष दिया है, ये आप देख सकते हैं। जैसे वर्ष 1961, 1971, 1981, राइट, और यहाँ 2011 तक। तो भारत में ही जरा आप देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है बच्चों 940
940 के रेशियो में ही आपको दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखेंगे तो 940 से 960 के बीच में, यानी आप इसी की रेशियो में यहाँ देख रहे हैं। एक तुलनात्मक अध्ययन आप करिए तो आप जरा ब्राज़ील की ओर बढ़िए। ब्राज़ील में बच्चों देखिए 1961 की बात करें तो यहाँ डेटा आपको दिखाई जो दे रहा है वो 1000 के ऊपर दिखाई दे रहा है, राइट। आप देखिए यहाँ पर 1000 है, 1020 है, बीच में 1010। इससे आप समझ सकते हैं कि ब्राज़ील में जो महिलाओं की संख्या है पुरुषों की तुलना में अधिक आपको दिखाई दे रही है, जबकि भारत में कम दिखाई दे रही, राइट। तो जो बच्चों ध्यान से देखिए, जो अगर आलेख की बात करें इसको आप अच्छी तरह अपने दिमाग में रखिए। दूसरी बात आपको बच्चों यहाँ पर समझने की ज़रूरत ये है कि जब हम बात करते हैं जनसंख्या संरचना की, तो दोनों देशों के जनसंख्या के संदर्भ में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले कई दशकों से ब्राज़ील में लिंग अनुपात 1000 से अधिक आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो कई दशकों को आप देख सकते हैं। यहाँ से जो आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आप देख पा रहे हैं, राइट, ये जो रेड लाइन आप देख पा रहे हैं, ये देखिए 1000 के ऊपर ही दिखाई दे रही है। कहाँ? ब्राज़ील में। बच्चों ध्यान से समझिए। और जबकि आप भारत में देखेंगे तो वो 1000 के नीचे, काफ़ी नीचे, जबकि 1000 देखिए यहाँ पे है, उसकी तुलना में काफ़ी नीचे है। यानी ब्राज़ील की तुलना में जो लिंग अनुपात की बात कर रहे हैं, इस यानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बच्चों भारत में काफ़ी कम है, ये आप देख सकते हैं। तो बच्चों इसके अलावा अगर हम ये देखें कि ब्राज़ील में वर्ष 2001 के पश्चात स्त्रियों की संख्या में पुरुषों की अपेक्षा उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यानी बच्चों आप देखिए इसकी तुलना में, यानी 2001 का अगर डेटा आप देखते हैं ब्राज़ील का, तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ के बाद से तेजी से, यानी इसका जो कह सकते हैं कि जो यहाँ पर आप 1000 देख रहे थे जो लिंग अनुपात, उसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है। और देखिए किस तरह से ग्राफ है वो तेजी से इस तरह से ऊपर बढ़ा है। यानी बच्चों आप समझ सकते हैं कि ये जो है ग्राफ तेजी से ऊपर दिखाई दे रहा है। यस, तो ये अंतर आपको दोनों देशों के बीच में दिखाई दे रहा है। यस, तो ब्राज़ील में स्त्रियों की संख्या सदैव ही पुरुषों की तुलना में अधिक रही है, लेकिन भारत में अनुपात कम दिखाई दे रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिए और प्रश्न किस तरह के बनते हैं ये भी हम देख लेते हैं, राइट। हम पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, यानी लिंग अनुपात की बात कर रहे हैं। बच्चों भारत में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से की संख्या से, यानी पुरुषों की संख्या से अगर बात करें स्त्रियों की तुलना में हमेशा अधिक आपको दिखाई दे रही है। भारत में कई दशकों से लिंग अनुपात में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, राइट, ये ध्यान रखना है। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं और अब हम देखने का प्रयास करेंगे। यस बच्चों, इस क्रम में हम देखने का प्रयास करते हैं आयु लिंग पिरामिड, यानी एज एंड सेक्स पिरामिड की हम बात करेंगे। तो बच्चों हम समझने का प्रयास करते हैं जनसंख्या की आयु संरचना के आधार पर ब्राज़ील की जनसंख्या वृद्धत्व की ओर झुक रही है, किंतु ऐसी परिस्थिति भारत में अभी नहीं दिखाई दे रही। तो बच्चों जरा ध्यान से आप देखने का प्रयास कीजिए। अगर हम बात कर रहे हैं जनसंख्या की दृष्टिकोण से, अगर आयु लिंग पिरामिड स्क्रीन पर आप देखिए बच्चों, तो ब्राज़ील का दिया हुआ है, यहाँ देखिए लिखा ब्राज़ील 2016, भारत 2016। ये जो डेटा है 2016 का है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाईं ओर आप देखिए यहाँ पर एज ग्रुप दिया हुआ है, यानी समूह, जो आयु समूह दिया हुआ है, ऊपर है ब्राज़ील का, नीचे है भारत का, ये आप ध्यान रखिए। और जो एज ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, राइट, उसमें एज ग्रुप में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चों आपको ये जो डेटा दिखाई दे रहा है, जैसे 0 वर्ष से 4 वर्ष, फिर इस तरह से आगे 5 से 9, फिर 10 से 14, यानी इस तरह से बच्चों आप देखिए आपको दिखाई दे रहा है 0 से 4। अब अगर आप ध्यान से देखिए जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 0 से 4, और जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है वो जनसंख्या का प्रतिशत दिखाई दे रहा है, राइट, ध्यान रखिए, यह प्रतिशत दिखाई आपको दे रहा है, ये ध्यान रखिए। और क्या ध्यान रखेंगे, जो दिया हुआ है ब्लू कलर में आप देख पा रहे हैं, ये ब्लू कलर में यहाँ दिया हुआ है पुरुष का, ये ध्यान रखना है।
और स्त्री का जो डेटा हुआ है दिया हुआ है वो रेड में दिया हुआ है, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पुरुषों का जो डेटा है वो ब्लू कलर में है, महिलाओं का डेटा जो दिया है वो रेड में दिया है। तो बच्चों आप जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अगर एज ग्रुप की बात करें तो आप देखिए नीचे जो है क्या दिया हुआ है, जनसंख्या प्रतिशत दिया हुआ है, राइट बच्चों। जरा ध्यान से आप समझिए तो आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर देखिए बीच में ये जो है 0 दिखाई दे रहा है, राइट। चूंकि इसके इधर आपको आप देखिए दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखिए तो दिया हुआ है 2, 4, 6, यानी ये 2%, 4%, 6%। उसी तरह से अगर पुरुषों की ओर देखिए 2%, 4%, 6%, वही यहाँ भी दिया हुआ है। यहाँ देखिए 0 है, 2%, 4% और 6%, ठीक है। इसी तरह से महिलाओं का भी दिया हुआ है। अब बच्चों जरा आप ध्यान से देखिए, ये 2016 के डेटा को हम देख रहे हैं। जरा भारत को देखिए तो भारत में क्या स्थिति थी 2016 में बच्चों। यस, हम आयु की बात कर रहे हैं जिसमें एज ग्रुप ध्यान से देखिए तो 0 से 4 देखिए, 0 से 4 वर्ष, फिर 5 से 9 वर्ष, राइट। फिर आप देखिए 10 से 14। तो बच्चों जो ये देख रहे हैं, ये अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो चूंकि यहाँ पे 4 है, राइट, तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 5 के आसपास यहाँ पे आपको मिलेगा, यानी 5%। यानी बच्चों आप जरा ध्यान से देखिए तो 10 से 14, उसके ऊपर देखिए आपको जो दिखाई दे रहा है, राइट, 10 से 14 के ऊपर आप देखिए तो 15 से आपको 19 दिखाई दे रहा है, राइट, 15 से 19 और 20 से इस तरह से आपको जो ये देखिए, यानी अगर हम ऐसे पुरुषों की बात करें, यानी जो कह सकते हैं कि ऐसे पुरुषों की अगर युवा वर्ग की बात करें, राइट, तो आप देखिए बच्चों अगर युवा वर्ग की बात करें तो आप देखेंगे कि भारत में ये परसेंटेज आपको अधिक दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर आप देखिए। लेकिन बच्चों तुलनात्मक रूप में जरा ब्राज़ील में देखिए तो ब्राज़ील में देखिए जो 4% की लाइन है पुरुषों में, आप देखिए ये देखिए थोड़ा सा ही आपको दिखाई दे रहा है, जबकि भारत में ये आपको अधिक दिखाई दे रहा है। यानी इससे पता चलता है कि भारत में अगर एज ग्रुप की बात करें, अगर जो युवा पुरुष हैं अगर उनकी संख्या अगर देखा जाए तो कहीं भारत में अधिक दिखाई देते हैं, राइट। ध्यान रखिए परीक्षा में इस तरह का प्रश्न बनता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो भारत में युवाओं का प्रमाण अधिक दिखाई दे रहा है, राइट, ये आपको ध्यान रखना है, जबकि ब्राज़ील में युवाओं का प्रमाण कम दिखाई दे रहा है। इससे ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों जनसंख्या की इसका मतलब यह है कि भारत में जो कार्यशील जनसंख्या है, अगर युवाओं का प्रमाण अधिक है इसका मतलब कार्यशील जनसंख्या भारत में अधिक है, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। यस, तो महिलाओं के संदर्भ में अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाओं के संदर्भ में अगर ब्राज़ील में देखें तो आप एज ग्रुप में भी अगर आप देखें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो 5 से आगे तो आप देखिए बहुत थोड़ा सा ही आपको दिखाई देगा, इस एज ग्रुप में आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा अधिक आपको दिखाई दे रहा है। जबकि भारत में आप देखिए तो भारत में आपको इसी एज ग्रुप में यहाँ से आप देखिए तो इस ओर आपको अधिक दिखाई दे रहा है। तो ब्राज़ील की तुलना में यहाँ भी भारत में ये जो महिलाओं का है, यहाँ भी आप देख सकते हैं महिलाओं की जो संख्या है आपको अधिक दिखाई दे रही है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन आपको जरा ध्यान देना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं और हम देखने का प्रयास करते हैं जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों अगर जनसंख्या ग्रोथ रेट की बात करें तो ब्राज़ील में जनसंख्या की दर यानी वृद्धि की दर काफ़ी कम हो गई है। जरा ध्यान से आप देखिए भारत में ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। तो बच्चों भारत में अगर जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो जरा ध्यान से आप देखिए भारत में जनसंख्या वृद्धि, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ऊपर जो दिया गया है वो ब्राज़ील देश का दिया हुआ है, नीचे जो आलेख आपको दिया गया है वो भारत का दिया गया है, राइट। यहाँ देखिए जनसंख्या वृद्धि दर और जनसंख्या वृद्धि दर किस में दिया है, प्रतिशत में। बच्चों जब भी आप किसी आलेख का अध्ययन कर रहे हैं, किसी ग्राफ को समझ रहे हैं या किसी मैप को समझ रहे हैं तो राइट, तो इन तमाम बिंदुओं की ओर बहुत ध्यान आपको देना है।
तो बच्चों इस तरह से यहाँ आप जो देख पा रहे हैं जनसंख्या की वृद्धि दर दिखाई दी गई है, और यहाँ आप देखिए तो आपको वर्ष दिखाई देंगे, जैसे 1960, 1970, 1980, राइट, डिकेड दिखा है, दशक दिखाए गए हैं, यहाँ वर्ष दिखाए गए हैं। उसी तरह से नीचे भी देखिए भारत की 1961, 1971 जनसंख्या के हिसाब से, जिसे पिछले यानी पार्ट 1 में हमने चर्चा की थी कि भारत में जो जनगणना होती है वो बच्चों डिकेड के शुरू में होती है, जैसे 2021 जो अगला डिकेड शुरू होता है उसके हिसाब से। लेकिन ब्राज़ील में जो जनगणना होती है बच्चों वो डिकेड के लास्ट में होती है, जैसे 1960, 1970, 1980, 1990, राइट, ये आपको ध्यान रखना। तो चलिए बच्चों ध्यान रखिए, यहाँ पर जो डेटा दिया गया है उससे के दृष्टिकोण से आप जरा समझने का प्रयास करिए कि हम अगर भारत की बात करें तो भारत में जो जनसंख्या की वृद्धि आपको दिखाई दे रही है बच्चों, भारत में जनसंख्या की वृद्धि आप देखिए तुलनात्मक रूप में जनसंख्या की वृद्धि आपको दिखाई दे रही है, लेकिन अगर ब्राज़ील में आप देखेंगे तो जनसंख्या की वृद्धि आपको काफ़ी कम दिखाई दे रही है। ये तो अगर हम भारत की बात करें, जैसे ब्राज़ील में जनसंख्या, अगर ये आंकड़े आपको 2000 जैसे 11 की अगर बात करें, यहाँ पर जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो 2011 का है, राइट, और ब्राज़ील में जो है देखिए यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आंकड़ा वो 1990 के बाद 2001 आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो जनसंख्या की जो वृद्धि है वो ब्राज़ील में कम दिखाई दे रही है तुलना में भारत की, राइट। अगर हम आपको डेटा 2019-20 का बताएं थोड़ी जानकारी के लिए, तो बच्चों आपको बताएं भारत में 2019 में जो जनसंख्या वृद्धि वो 1.02% और 2020 में जो जनसंख्या वृद्धि 0.99% वृद्धि। चलिए जानकारी के लिए ब्राज़ील में ध्यान रखिए जनसंख्या वृद्धि 2019 में 0.75% और अभी अर्थात 2020 में 0.72। जानकारी के लिए ध्यान रखिए बच्चों इसे। तो तुलनात्मक रूप में जनसंख्या की वृद्धि ब्राज़ील में कम है। और देखिए 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या में 18 करोड़ की वृद्धि हुई, 18 करोड़ भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर 1971 तक अधिक थी, उसके बाद ये स्थिर हुई, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनसंख्या यहाँ पर देखिए बढ़ी थी, ये बढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद आपको स्थिर तुलनात्मक रूप में दिखाई दे रही है। चलिए बच्चों ध्यान रखिए। तो बच्चों हम जनसंख्या वृद्धि की बात करें, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट समझने का प्रयास करें। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि की दर कम हो रही है परंतु जनसंख्या बढ़ रही है, यानी जनसंख्या वृद्धि की जो दर है, पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट का परसेंटेज है, राइट, वो तो कम हो रहा है लेकिन जनसंख्या तो बढ़ रही है, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। ब्राज़ील के आलेख का निरीक्षण करने पर बच्चों ये समझ में आ रहा है कि वृद्धि की दर कम हो रही है और आने वाले 2 दशकों में ब्राज़ील की जनसंख्या में जो वृद्धि की संभावना कम दिखाई दे रही है। ये पिछले 2 दशकों का अध्ययन हम कर रहे हैं, राइट। तो देख सकते हैं कि जनसंख्या ब्राज़ील में किस तरह से इसका जो ग्राफ है वो देखिए आपको गिरता हुआ तेजी से दिखाई दे रहा है, यस। जबकि भारत में जनसंख्या देखिए 71 की अगर बात करें, इसके हिसाब से अगर देखते हैं तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, इसके बाद आपको स्थिर दिखाई दे रही है, इसके बाद थोड़ी कम दिखाई दे रही है। तो चलिए बच्चों हम इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे और अभी हम देखने वाले हैं हम अभी देखने वाले हैं हम देखने वाले हैं जीवन यानी औसत जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बच्चों अगर जीवन प्रत्याशा की बात करें तो जीवन प्रत्याशा का मतलब बच्चों यानी औसत जीवन की बात कही जाती है, यस। यानी ये ध्यान रखना है कि भारत में औसत जीवन प्रत्याशा की अगर बात करें कि भारत में एक व्यक्ति का औसत जीवन कितना है या ब्राज़ील में एक व्यक्ति का औसत जीवन कितना है, उसी को बोलते हैं बच्चों औसत जीवन प्रत्याशा, या उसे इंग्लिश में कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, राइट। तो औसत जीवन, चलिए ध्यान से स्क्रीन पर देख लीजिए। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऊपर जो आलेख दिया हुआ है वो ब्राज़ील का है, नीचे भारत का है और यहाँ पर औसत जीवन प्रत्याशा दी गई है। अब ये क्या है, जैसे 0, 10, 20, 30, 40, यानी ये किस में दिया है, वर्ष में दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। ये 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये वर्ष में दिया हुआ है, यानी इसी तरह से यहाँ पर औसत जीवन प्रत्याशा ये वर्ष में दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और इधर दिया है
यानी ईयर 1960 में, 1970 में, ये 1980, 90, 2000 ये भारत की बात कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर 1960, 1970, 1980, 90 यानी ये कितने, जैसे 1960 में अगर ब्राज़ील की बात करें तो आप देखिए 1960 में आपको 54 यानी दिखाई दे रही है। यानी 54 का मतलब क्या, यानी 54 यानी एक व्यक्ति की ब्राज़ील में जो औसत जीवन प्रत्याशा थी, यानी औसत रूप से जो जीने की अगर हम बात करें तो 54 वर्ष व्यक्ति जीता था 1960 में। लेकिन 1970 में बढ़ा, 59 हुआ, फिर 62, फिर 65 बढ़ता चला गया। आप देखिए 10-10 वर्ष में किस तरह से बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये तो इस तरह से अगर 2016 की बात करें तो ये 75 यानी 75 वर्ष आपको दिखाई दे रहा है। यानी ब्राज़ील में 2016 में लगभग 75 वर्ष, और जो है कि यानी एक व्यक्ति की जो औसत जीवन प्रत्याशा है यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितना है, 75 वर्ष ब्राज़ील में। अब बच्चों जरा ध्यान से तुलनात्मक रूप में भारत को देख लीजिए। भारत में देखिए 1960 की बात करें जहां पर 41 के आसपास, 41 के आसपास आपको दिखाई दे रही है। 1970 में देखिए बढ़कर 48, फिर इसके बाद 80 में 54, फिर 1990 में 58, 2000 में 63, 2010 में 67, 2016 में 68 इस बच्चों। और यूं अगर हम कहें कि 2020 की बात करें और वर्तमान समय की बात करें, जो डेटा उपलब्ध है बच्चों इंटरनेट पर, उसके अनुसार 2020 में 69.73 यानी 69.73 69.73 69.73 वर्ष जो है ये वर्तमान समय में डेटा उपलब्ध है इंटरनेट पर। तो ये है भारत की जीवन प्रत्याशा, यानी थोड़ा सा बढ़ी है 2016 की तुलना में। और बच्चों ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में 75 यानी 75 वर्ष, और वर्तमान समय में लगभग वही डेटा उपलब्ध है 75 वर्ष के आसपास। तो तात्पर्य कि जो जीवन प्रत्याशा है, भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तुलनात्मक रूप में इस भारत की आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। किसी देश की औसत जीवन प्रत्याशा में हुई वृद्धि सामाजिक प्रगति का महत्वपूर्ण लक्षण है। यानी बच्चों अगर देश की औसत जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब सामाजिक प्रगति का महत्वपूर्ण लक्षण जो है दिखाई दे रहा है। बच्चों स्वास्थ्य सुविधाओं का बढ़ना, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति एवं पौष्टिक आहार मिलने पर जीवन प्रत्याशा बढ़ने लगती है। यस बच्चों, जब किसी के अगर जीवन की अगर हम बात करें, कोई व्यक्ति अगर अधिक जीता है तो स्वाभाविक है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का बढ़ना, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति एवं पौष्टिक आहार अगर लोगों को मिलेगा, यानी अगर सुविधाओं की बात करें, ये चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, चिकित्सीय सुविधाओं की बात करें या पौष्टिक आहार की बात करें, तो इसके मिलने से स्वाभाविक है कि जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसमें वृद्धि होती है। यस, तो भारत और ब्राज़ील दोनों ही विकासशील देश हैं, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चों अगर हम जनगणना की बात करें तो सेंसस जो कि दोनों ही देशों में पहली जनगणना का जो सर्वेक्षण था 1872 में हुआ। भारत की जनगणना कि जो दशक की हम बात करते हैं जैसे 1961, 1971, राइट, इस हिसाब से होती है, जबकि ब्राज़ील में 1960, 1970 हिसाब से इसकी चर्चा हमने की थी, राइट। तो ब्राज़ील में जो GBE है यानी ब्राज़ीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स, उसके द्वारा हर 10 वर्ष में जनगणना कराई जाती है। और भारत में तो सेंसस ही है, इसकी चर्चा हमने पहले की थी, राइट। तो आइए बच्चों थोड़ा सा इसी संदर्भ में और आगे बढ़ लेते हैं, राइट। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे और अब हम देखने वाले हैं औसत जीवन प्रत्याशा की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी चर्चा और हम करें कि विकासशील देशों में अभी भी औसत प्रत्याशा कम है। यानी बच्चों हम डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं तो भारत और ब्राज़ील जैसे जो देश हैं वो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग अर्थात विकास कर रहे हैं। लेकिन बच्चों अगर विकसित देशों की बात करें, अमेरिका या तमाम जो यूरोप के देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं बच्चों, उनकी जीवन प्रत्याशा कहीं और भी अधिक है, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए विकासशील देशों को अभी और प्रयास करना है और प्रयत्न करना है और लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा को बढ़ाना है। चलिए सुधार हो रहा है। आज बच्चों अब हम साक्षरता प्रमाण की बात कर लेते हैं, लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं। बच्चों साक्षरता अगर प्रमाण की बात करें, इस लिटरेसी रेट की बात करें तो
हम अगर आपको दिखाएं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जैसे ऊपर का जो आलेख आपको दिखाई दे रहा है बच्चों ब्राजील का है, नीचे जो दिखाई दे रहा है वो भारत का है। ये इस अगर लेफ्ट साइड में आप देखते हैं बच्चों साक्षरता प्रमाण दिया हुआ है, ये जैसे 0, 20, 40, 60, 80, 100 यानी जो लिटरेसी रेट ये देखना है। और यह नीचे जो दिया है वो वर्ष दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। जैसे 1982 की बात करें, 1981 की बात करें, ये 1991 की बात करें, ये 2001, इस तरह से 2011 और नीचे भी आप देख सकते हैं 1981, ये इसी तरह से भारत का भी दिया है 1991, 2001। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो ब्राज़ील में देखिए 1981 की बात करें बच्चों तो आपको कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए 74.6 दिखाई दे रहा है, जबकि भारत में देखिए कितना था 40.8। यानी बच्चों यहाँ पर तुलनात्मक रूप में आप देखते हैं तो ब्राज़ील कहीं जो साक्षरता की बात करें, लिटरेसी रेट की बात करें तो कहीं भारत से आपको आगे दिखाई दे रहा है, राइट। तुलनात्मक रूप में देखिए भारत में लिटरेसी रेट जो है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, तो बच्चों अगर बात करें 1991 फिर 2001, राइट, बढ़ते बढ़ते आप स्क्रीन पर देखिए जो डेटा दिया हुआ है, यस 2016 का दिया हुआ है। यस 2016 में देखिए जो लिटरेसी रेट है अगर भारत की बात करें वो 72.2 बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और जरा आप ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में आप देखिए 92.6 यानी तुलनात्मक रूप में आप ब्राज़ील में देख सकते हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट या जो साक्षरता प्रमाण का दर है, ये साक्षरता प्रमाण जो है वो आपको अधिक दिखाई देती है। लिटरेसी रेट ब्राज़ील में तुलनात्मक रूप में आपको अधिक दिखाई दे रहा है। तो बच्चों परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसको आपको ध्यान देना है और बड़ी ही सावधानी से उत्तर देना है, राइट, ध्यान रखना है। और हमने यूनिट्स की बात की थी कि आपको जो बताना है उसको आपको पूरे में उत्तर देना है, पूरे में अर्थात जो यूनिट्स पूछी जाएगी, जो इकाई पूछी जाएगी वो उसे आपको पूरी तरह से बताना है, चाहे प्रतिशत की बात हो या चाहे वर्ष की बात हो, उसको आपको पूरी तरह से लिखना होता है, राइट बच्चों। तो आप ध्यान रखें और निश्चित रूप से ऐसे प्रश्नों के उत्तर में आपको मार्क्स जो अंक दिए जाते हैं वो पूरे दिए जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको उत्तर पूरी तरह से लिखना है, ये अभी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों आइए अब हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे। बच्चों हमने पॉपुलेशन पार्ट 2 का अध्ययन कर लिया है। तो चलिए स्क्रीन पर एक कथन आपको दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से सोचिए। पिछले कई दशकों से ब्राज़ील में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। तो क्या ये कथन सत्य है? बच्चों मुझे लगता है कि आज का पाठ पढ़ने के बाद आपको तुरंत समझ में आ गया होगा और आपने उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए उत्तर टैली कर लीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है, ब्राज़ील में पिछले कई दशकों से लिंग अनुपात अधिक है, ये हमने पाठ में पढ़ा। आइए कथन और देख लेते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, भारत में वृद्धों का, यानी वृद्ध का मतलब बूढ़े लोगों का, भारत में वृद्धों का प्रमाण अधिक है। बच्चों याद कीजिए, भारत में वृद्धों का प्रमाण अधिक है। आपको याद आ गया होगा कि क्या ये कथन सत्य है। हमने काफी चर्चा की थी इस पे और आपको ध्यान आया होगा कि ये कथन गलत है, असत्य है। तो बच्चों इसे सत्य करके लिखना है। यदि कथन असत्य है तो सत्य करके लिखना भी है। तो चलिए सत्य कर लीजिए। क्या लिखेंगे आप बच्चों? भारत में युवाओं का प्रमाण अधिक है। तो इस तरह से इस कथन को सत्य करके लिखना है कि भारत में युवाओं का प्रमाण अधिक है। बच्चों हमने इसका विस्तार से अध्ययन आज किया है। यस, तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगला कथन देखते हैं। तो बच्चों अगला कथन स्क्रीन पर आपके ये रहा, ब्राजील में जनसंख्या वृद्धि की दर काफी कम हो गई है, भारत में ऐसी स्थिति अभी नहीं है। इस बच्चों जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे थे तो आपने देखा था, इस बच्चों आप याद कीजिए कि ब्राजील में जनसंख्या वृद्धि की दर काफी कम हो गई है, भारत में ऐसी स्थिति अभी नहीं है। यस, तो आपको याद आ गया होगा, बिल्कुल ये कथन सत्य है कि जहां ब्राजील में जनसंख्या वृद्धि की दर काफी हो गई है, जबकि भारत में ऐसी स्थिति अभी नहीं है, कम हो रही है, लेकिन तुलनात्मक रूप में ब्राजील से कहीं कम है। तो चलिए एक लास्ट में और कथन ले लेते हैं, ध्यान से देखें। और ये कथन है, ब्राजील के आलेख का निरीक्षण करने पर यह समझ में आता है कि वृद्धि की दर कम हो रही है और आने वाले 2 दशकों में ब्राजील की जनसंख्या
में वृद्धि होने की संभावना बिल्कुल कम है। राइट, तो इसकी भी हमने चर्चा की थी। यस बच्चों, इस जब आलेख आपने देखा था तो आपको याद होगा कि जनसंख्या वृद्धि के आलेख में आपने देखा था कि आने वाले 2 दशकों में, यानी अगले 20 वर्षों की अगर बात करें तो ब्राजील की जनसंख्या में वृद्धि होने की संभावना कम है। इस बच्चों इसकी भी चर्चा हमने की थी, तो आपको याद आ गया होगा और अपने उत्तर मिला लीजिए, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि जनसंख्या यानी पॉपुलेशन पार्ट 2 आपने अच्छे से समझ लिया है। और बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों खूब मेहनत से पढ़िए, क्योंकि अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इस तो निश्चित रूप से इसे ध्यान रखिए और खूब मेहनत करिए। ओके बच्चों। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।